नमस्कार दोस्तों, मैं आज राजनीति विज्ञान जो भारतीय राजनीति है उस सेक्शन के तहत एक बार फिर से अपने तीसरे वीडियो को लेकर के आ गया हूं, जो दरोगा परीक्षा में आप सभी के लिए उपयोगी होगा। और जैसा कि मैंने अपने पिछले दो वीडियोज़ में आप सभी को ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास के बारे में बताया था और बताया था कि एक जो होगा वो 1857 के विद्रोह के पहले और दूसरा जो होगा वो 1857 के विद्रोह के बाद जो है हम चेंजेस जो देखेंगे। तो मैंने जस्ट अपने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को 1857 के विद्रोह के बाद जो बताया था कुछ अधिनियमों के बारे में, जो कि 1857 के बाद आपने देखा होगा 1858 के बारे में मैंने बताया था। 1858 का जो अधिनियम था, उसके बाद 1861 का अधिनियम मैंने आप सबको बताया था, और फिर 1892 यानी 1892 के अधिनियम के बारे में आप सभी को बताया था। आज इस क्लास में मैं आप सभी को 1909 का जो अधिनियम है वह बताऊंगा, फिर 1919 का जो अधिनियम आया था उसके बारे में बताऊंगा, और 1935 का जो अधिनियम था उसके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि दरोगा परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। और जो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वहाँ से सवाल चूँकि नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। आज चर्चा जो मैं 3 अधिनियमों की करूँगा, जो 3 एक्ट्स बनाए गए थे ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए, उनमें मैं उन पहलुओं की चर्चा करूँगा जो परीक्षा के हिसाब से उपयोगी हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 की, कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं तत्वों की बात करूंगा जो आपको परीक्षा में काम आएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। यह आपका चौथा होगा क्रम से, क्योंकि शुरू के 3 जो है मैं इस शीर्षक के अधीन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास में मैं 3 अधिनियमों के बारे में आप सभी को बता चुका हूं। तो ये चौथा है। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसका मतलब है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो थे हम उन सब की चर्चा करेंगे। इस समय जो भारत सचिव थे वह जो थे मॉर्ले थे, और भारत के जो वायसराय थे यानी गवर्नर जनरल वह मिंटो द्वितीय थे। क्योंकि उन दोनों ने मिल करके इस दस्तावेज को तैयार किया था, इसलिए इस अधिनियम को 1909 के अधिनियम को हम मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो यह भी पूछता है एग्जामिनेशन में कि 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मॉर्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मॉर्ले जो थे वह भारत सचिव थे, और मिंटो जो थे, मिंटो द्वितीय, वो भारत के वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय थे, और उन्हीं दोनों के नाम पर जो इसे मॉर्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। तो इसे याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वह यह है कि इसमें पहली बार भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत लाया गया था, उन्हें सम्मिलित किया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। आप लोग इसे याद रखेंगे और एक इसे याद रखेंगे। ये दो जो हैं बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यह आपके लिए जरूरी रहेगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, इस अधिनियम में
भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत जो तीसरा होगा वह याद रखेंगे आप लोग कि बिहार के रहने वाले सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जिन्हें बहुत जगह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लिख देता है, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो यह 3 फैक्ट जो हैं आप इनको बिल्कुल याद रखेंगे इस परीक्षा के हिसाब से। मॉर्ले मिंटो सुधार कहा गया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई गई और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा पहले भारतीय बने जिन्हें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया, यानी पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है शामिल किया गया था। और इसके अलावा एक और पॉइंट जो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे 1892 के अधिनियम में मैंने बताया था कि पहली बार बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई थी भारतीय सदस्यों को, लेकिन कोई अनुपूरक प्रश्न वो नहीं पूछ सकते थे। इस 1909 के अधिनियम में क्या किया गया कि भारतीय सदस्य जो निर्वाचित होते थे केंद्रीय व्यवस्थापिका में, उन्हें बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, यानी प्रश्न पर उत्तर मिलने के बाद वो प्रति प्रश्न पूछ सकते थे, लोकहित के प्रश्नों को अब उठा सकते थे। यानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब लोकतांत्रिक तत्वों को जगह दी जा रही थी। आप सबको पता होगा कि 1892 के अधिनियम के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया था, उसका दबाव पड़ रहा था, और 1906 के में मुस्लिम लीग का गठन हो गया था, उसका असर आपको यहाँ दिख रहा होगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो इस प्रकार से भारतीयों को धीरे धीरे जो है लोकतांत्रिक प्रणाली में शामिल किया जा रहा था और दबाव पड़ रहा था लोकमत का। अब ये 3 पॉइंट आप याद रखना। उसके बाद जो मैंने बोला आप लोगों को चौथा कि बजट पर जो है अनुपूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता मिल गई थी, यह जेहन में रखेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये 3 पॉइंट बिल्कुल सही हैं। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप इतना कर देंगे तो समझिए कि आपका 1909 के अधिनियम में फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद अभी तक कहा गया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, लेकिन 1919 से हम क्या देखेंगे, जो अगला जो अधिनियम आता है 10 साल के बाद, भारत सरकार अधिनियम, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब जैसा कि मैंने 1909 में बताया था, उसे मॉर्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना गया था, क्योंकि मॉर्ले भारत सचिव थे और मिंटो द्वितीय, मिंटो सेकेंड भारत के वायसराय थे ब्रिटिश भारत के। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जाना गया। और आप समझ गए होंगे कि क्यों इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना गया, सुधारों के नाम से। सेम वही प्रक्रिया यहां भी अपनाई गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्यों कहा गया इसे, फिर वही सेम कहानी दोहराई गई। जो मॉन्टेग्यू थे वह भारत सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो इस समय भारत के वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना गया। इसके अलावा अब क्या किया गया, पिछली बार केवल मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत लाया गया था, अब इस सांप्रदायिकता का और विस्तार कर दिया गया। अब क्या किया गया, अब मुसलमानों के साथ साथ सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन में शामिल कर लिया गया।
सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों व यूरोपियों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर लिया गया। यानी पिछली बार हिंदुओं से मुसलमानों को अलग किया गया था, लेकिन इस बार उस सामुदायिकता को और हवा दी गई कि इनको और कमजोर करो, कांग्रेस को और कमजोर करो, और इस प्रकार सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीय का मतलब वह भारतीय जो ब्रिटिश और भारतीय अभिभावकों के संतान हुआ करते थे, उन्हें आंग्ल भारतीय कहा जाता है। आंग्ल से ये इंग्लैंड का सूचक है, और भारतीय जो है भारतीय हो गए। तो जो जिनके माता पिता में से कोई एक ब्रिटिश और दूसरा जो भारतीय होता था, उनकी संतान को आंग्ल भारतीय कहते थे। तो ऐसे लोगों को, और प्लस यूरोपीय, जो यूरोपीय थे, चाहे वो कोई भी हो यूरोप के, उन सभी को इस सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली में जो है अलग से जगह दे दी गई विशेष वर्ग के तहत। और इस प्रकार कहीं ना कहीं सामुदायिक विश्वमन को और बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें दो चीज और महत्वपूर्ण हैं जिनको हम देखेंगे। इसमें क्या किया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह पूछता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका को स्थापित कर दिया गया। क्या किया गया, जैसे अभी हम देखते हैं कि संसद में राज्यसभा और लोकसभा है, ठीक उसी प्रकार वह व्यवस्था 1919 में ही हम देखते हैं कि केंद्र में ला दिया गया और एक उच्च सदन बनाया गया जिसे राज्य परिषद कहते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जैसे राज्यसभा आज की, तो उस समय राज्य परिषद। और उसके अलावा जो निम्न सदन था जैसे लोकसभा, उस समय बना दिया गया केंद्रीय विधानसभा। एक में जो उच्च सदन था राज्य परिषद, उसमें 60 सीटें कर दी गई, कुछ को निर्वाचित किया गया और कुछ को मनोनीत। 34 निर्वाचित थे और जो 26 थे वो मनोनीत थे। उसके अलावा जो केंद्रीय विधानसभा था, जैसे आज हमारी लोकसभा है, उसमें कुल 145 सदस्य थे, जबकि एनसीईआरटी में 144 दिया हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। तो 145 सदस्य थे, जिनमें से 104 निर्वाचित होते थे और जो बाकी जितने बचे 41 वो मनोनीत होते थे। तो इनमें क्या होता था कि जो बजट संबंधी कोई भी अधिकार रहता था, वित्त विधेयक संबंधी, वो जैसे आज लोकसभा को उसमें बढ़त प्राप्त है, उसी प्रकार इस द्विसदनात्मक विधायिका में भी जो केंद्रीय विधानसभा होता था, उसे बजट संबंधी मामलों में जो है वरीयता दे दी गई थी। ठीक है, तो इसमें दो भाग हो गए थे। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका में क्या क्या हो गया था, एक तो राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा, तो इन फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट यहां पे, अभी और कुछ पॉइंट्स मैं इसमें बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। अब क्या किया गया, एक महत्वपूर्ण इसमें जो चेंजेस लाया गया, जो प्रांत थे, सबसे पहले क्या किया गया कि जो केंद्र के विषय थे उनको स्पष्ट रखा गया कि जो केंद्र सरकार है, जो गवर्नर जनरल या वायसरॉय हैं, वो किन विषयों पर कानून बना सकते हैं, उन्हें केंद्रीय विषय कहा गया। और जो प्रांतीय विषय थे, उन पर प्रत्येक प्रांत में जो गवर्नर होते थे, वो उन्हें अधिकार था, अपना कानून बनाते थे, उनके ऊपर में वायसरॉय जरूर नियंत्रण रखता था। इस बार क्या किया गया कि जो प्रांत थे, प्रांतीय शासन में द्वैध व्यवस्था लागू कर दी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रांतीय विषयों में 2 पार्ट कर दिए गए,
एक पार्ट कर दिया गया जिसे आरक्षित कहा गया, जिसमें महत्वपूर्ण विषय रखे गए जैसे कि न्याय, पुलिस, इस टाइप के जो विषय थे उन्हें प्रांत के गवर्नर ने अपने लिए आरक्षित रखा, जिन्हें वह अपनी कार्यकारिणी परिषद के साथ उस पर कानून बनाया करता था। और बाकी विषयों को जो कम महत्वपूर्ण थे उन्हें हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंतर्गत रख दिया गया। और उन्हें भी जो प्रांतीय गवर्नर होता था वो भारतीय मंत्रियों की सहायता से उन पर कानून बनाता था, लेकिन ओवरऑल पावर जो होता था वो गवर्नर के पास ही होता था। हाँ, एक तरह से थोड़ा सा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया और अब भारतीय मंत्रियों को भी कम महत्वपूर्ण विषय जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ये अंग्रेजों के लिए कम महत्वपूर्ण विषय थे, भले ही भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण हो। इनमें जो भारतीय मंत्री थे वह गवर्नर की सहायता से कानून बनाते थे। तो वह व्यवस्था इसी 1919 के अधिनियम में लागू की गई। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि प्रांतीय या प्रांतों में, सीधे लिखते हैं प्रांतीय विषयों के बजाय ज़्यादा सही रहेगा कि प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन यानी जो डुअल गवर्नेंस हो गया। प्रांतों में द्वैत शासन का मतलब क्या होता था कि दो तरह के विषय हो जाते थे, एक आरक्षित विषय और दूसरा क्या होता था, हस्तांतरित विषय, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को इसके बारे में बताया। आरक्षित विषय जो प्रांतीय गवर्नर अपने पास आरक्षित रखता था, अपने कार्यकारिणी परिषद के साथ जो है इस पर कानून बनाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों पर भी कानून वही बनाता था, लेकिन यहाँ उसे असिस्ट करने के लिए भारतीय मंत्री जो हुआ करते थे वो रहा करते थे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि प्रांतों में किस प्रकार द्वैत शासन लागू किया गया। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ लाया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 में, वह यह था कि एक लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आगे चल करके यूपीएससी के रूप में हम देखेंगे इसे, एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया और इसे आगे चल करके 7 वर्षों के बाद 1926 ईस्वी में इसे गठित कर दिया गया। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, यह कई बार पूछता है कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव जो है किस समय लाया गया था और कब इसका गठन किया गया। तो इसे प्लीज आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आप सबको 1892 के अधिनियम में बताया था कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की बात की गई थी, यानी निर्वाचन, इलेक्शन शब्द से बचा गया था, लेकिन इलेक्शन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया था। यह 1919 का अधिनियम था जहां प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की बात की गई। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहां लिखवा नहीं रहा हूं। मैंने लिखवाया उन्हीं 5 पॉइंट्स को है, इसके 3 पहले और 2 अभी दिख रहा है बोर्ड पर, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां पर पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि महिलाओं को भारत में पहली बार मताधिकार इसी ने दिया था। एग्जामिनेशन में नहीं आता है ज़्यादातर, इसलिए मैं उसे यहाँ पर डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, पहली बार इसी अधिनियम में केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया और जो भारत परिषद हुआ करती थी लंदन में भारत सचिव की सहायता के लिए, वहाँ पर एक अन्य पोस्ट क्रिएट कर दिया गया हाई कमिश्नर का। और ये सारे कार्यक्रम जो किए गए इसी 1919 के अधिनियम में, और पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग भी किया गया। ये सब अन्य फैक्ट्स में है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जिस दरोगा परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए सिर्फ मैं इसे बोल दे रहा हूँ। हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ आप सुन भी लेना। जो मैं लिखवा रहा हूँ इसे रट्टा मार जाना आप लोग, बिल्कुल आपके काम में रहेगा। और यही कारण है कि मैं कम लिखवा रहा हूँ ताकि मूल चीज़ों पर ध्यान आपका बना रहे। अब इसके बाद हम बात करेंगे 1935 के अधिनियम की, और जो इसे महत्वपूर्ण पहलू हैं मैं सिर्फ उसी की चर्चा करूंगा और उसके बाद इस वीडियो को मैं समाप्त कर दूंगा। 1935 यह वह अधिनियम है, यह वह दस्तावेज था जो ब्रिटिश सरकार का
अंतिम दस्तावेज था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम से पहले का सबसे बड़ा था। और आज जो हम अपना भारतीय संविधान देखते हैं उसमें अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी का पड़ा है तो इसी का पड़ा है। ना डॉक्टर साहब जो भीमराव अंबेडकर जी थे, ना महात्मा गांधी का प्रभाव उतना पड़ा जितना इसका पड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1935 का हमारे संविधान पर माना जाता है कि हमारा वर्तमान संविधान जो है उसके रीढ़ की हड्डी, उसका 2/3 पोर्शन जो है यहीं से लिया गया था। यह सबसे लंबा चौड़ा दस्तावेज था और इसमें हम देखेंगे कि 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां तथा 14 भाग थे इसके। आप देखेंगे हमारा वर्तमान संविधान भी ऐसे ही 395 मूल अनुच्छेदों के साथ, 8 अनुसूचियों के साथ जो बढ़ करके अब 12 हो गई हैं, और 14 की बजाय वहां मूल में 22 भाग थे। तो इस चीज को याद रखिएगा कि किस तरह इसी पैटर्न को हमारे संविधान में अपनाया गया। उसके बाद एक काम क्या किया गया था, अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ की प्रस्तावना रख दी कि क्यों नहीं एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए, जिसमें जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उनको शामिल किया जाए, जो 6 कमिश्नरियां थी उनको शामिल किया जाए, प्लस देसी रियासत आ जाए। और कहा गया कि जब तक सारे देसी रियासत जो हैं उनका आधे से अधिक जो अगर इसे सपोर्ट नहीं करेगा, और जो तमाम जो ब्रिटिश पार्ट था, चाहे 11 प्रांत हो या 6 कमिश्नरियां, उनको तो आना ही था, लेकिन देसी रियासत जो थे इसके पक्ष में नहीं थे, इस अखिल भारतीय संघ के पक्ष में नहीं थे। वो अपनी स्वतंत्रता जो है वो अलग से खोना नहीं चाहते थे किसी संघ के अधीन। इसलिए इस अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा तो गया, लेकिन उसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया, परंतु उसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका, क्योंकि रियासतों ने, देसी रियासतों ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, यह भी पूछता है कि अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव जो है किसके अंतर्गत रखा गया था। अब 2 चीजों पर हमें ध्यान देना है। 1919 के अधिनियम में 2 बातें हुई थी, उन दोनों को बिल्कुल पलट दिया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, अब वो व्यवस्था प्रांतों में लागू कर दी गई, और प्रांतों में द्वैत शासन की बात की गई थी, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, और वो द्वैत शासन वाली व्यवस्था यानी आरक्षित और हस्तांतरित विषयों वाली जो व्यवस्था थी उसे केंद्र में ले आया गया। ये 2 पॉइंट्स आप याद रखना। पहले मैं इसे मिटा देता हूं, इनको आप ध्यान में रखना। ये वो पहलू हैं जो बिल्कुल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इनमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कोई कंप्यूटर नहीं है कि तमाम चीज़ों को याद रख सके। इसलिए जो मैं बता रहा हूं जो पॉइंट्स, उन्हें आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। केंद्र में द्वैत शासन, जो इसके ठीक पहले वाले में क्या कहा गया था, प्रांतों में द्वैत शासन, तो केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया, एकदम उसी स्टाइल में जो मैंने बताया था। आरक्षित विषय गवर्नर जनरल यानी वायसराय के पास, उसके अपने कार्यकारिणी परिषद के साथ, और भारतीय मंत्रियों के साथ जो है वह हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाया करता था, और वहीं प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त जो शुरू किया गया था 1919 में। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, 1919 में हमने देखा था कि किस प्रकार जो प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। इस बार क्या किया गया कि 11 ब्रिटिश प्रांतों में से, कुल प्रांत थे ब्रिटिश प्रांत 11 थे, जैसे कि बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, तो कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों में
द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दी गई, जैसे केंद्र में थी। द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी जो विधायिका परिषद थी वहां उच्च सदन और निम्न सदन 6 प्रांतों में बना दिए गए। आज भी अब भारत में देखेंगे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, ये तमाम स्टेट्स हैं जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू है। उसी प्रकार इस वाले अधिनियम में 11 में से 6 ब्रिटिश प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वह लागू कर दी गई। इसके अलावा एक और काम क्या किया गया यहाँ पर, उसको भी हम लोग ध्यान में रख लेते हैं। प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, यानी प्रांतीय स्वायत्तता। अभी तक क्या होता था, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, ध्यान रखिएगा कब की गई, 1935 में। इसमें क्या किया गया कि जो हमारा जो गवर्नर जनरल यानी वायसराय होता था वह प्रांतों के गवर्नर पर अपना नियंत्रण रखता था। लेकिन अब क्या किया गया कि जो प्रांतों के गवर्नर थे वह सीधे ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में चले गए और भारत के वायसराय यानी गवर्नर जनरल का कोई कंट्रोल प्रांतों के गवर्नर पर नहीं रहा, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई प्रांतों को। इन 11 प्रांतों में सीधे ये ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए। अब इनको वायसराय का कोई नियंत्रण इन पर नहीं था। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू, इन्हें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो कुछ पॉइंट्स में बता करके और इस वीडियो को, इस संवैधानिक विकास को समाप्त करूंगा। और उसके बाद आगे के वीडियोस में हम कुछ नई बातों पर चर्चा करेंगे जो दरोगा परीक्षा में आपके काम आएंगी दोस्तों। अब जो महत्वपूर्ण बातें थी उनमें संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट जो दिल्ली में होता था, इसमें 7 जजेस होते थे। एक चीफ जस्टिस जो गोयर थे, ठीक है, तो गोयर महोदय जो थे वो चीफ जस्टिस हुए इस संघीय न्यायालय में। आगे चल करके हम देखेंगे यही सुप्रीम कोर्ट का रूप ले लेता है। एक चीफ जस्टिस और 6 सामान्य जजेस होते थे। उनमें भी 2 भारतीय जजेस को लाया गया पहली बार, एक जैकब महोदय थे और दूसरे सुल्तान महोदय थे इस संघीय न्यायालय में। और इसके बाद क्या किया गया साथियों, हमारे जो विषय थे प्रशासन के उनको 3 भागों में, 3 सूचियों में उनको बांट दिया गया, यानी शक्तियों का विभाजन हो गया। और शक्तियों का विभाजन में 3 सूचियां बनी, डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। और क्या किया गया इसके अंतर्गत, संघीय सूची, प्रांतीय सूची, ये तमाम चीज हम अभी भी देखते हैं, और समवर्ती सूची यानी जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, ठीक है। और इनमें अलग अलग विषय जो हैं वो डाल दिए गए। जैसे संघीय सूची में 59 विषय, प्रांतीय में 54 यानी 54 विषय, और इसमें 36 विषय, ठीक है। इनको ध्यान में रखने की जरूरत है और क्वेश्चन जो है यहां से बनते हैं, ठीक है। और इसी समय भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, जो भारत सचिव का था, भारत परिषद जो है उसे समाप्त कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा और सिंध जैसे नए प्रांत जो हैं वो अस्तित्व में आ गए। इसके बाद साथियों भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 2 देश बन गए विभाजित होकर के, भारत और पाकिस्तान, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। देश हमारा स्वतंत्र हो जाता है 1947 में। तो ये था हमारा ब्रिटिश संवैधानिक विकास। नेक्स्ट वीडियोस मैं कोशिश करूँगा जल्द लाऊं, थोड़ी देरी हो जा रही है कुछ कतिपय कारणों से, तो मेरी कोशिश रहेगी जल्द लाऊं। आप लोग निराश नहीं होइएगा, दरोगा परीक्षा के लिए मैं आप सभी के साथ हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए और जल्द मैं नए वीडियो के साथ आप सबके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।